नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 4 नन्हा फनकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं। नन्हा का मतलब छोटा सा और फनकार का मतलब कलाकार, एक ऐसा इंसान जिसमें कोई स्पेशल टैलेंट हो, जो कोई स्पेशल चीज़ कर सकता हो। तो हम आप ही के जैसे एक छोटे बच्चे की कहानी पढ़ने वाले हैं जो कुछ स्पेशल काम करना जानता है। और वो क्या करना जानता है, उसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये बच्चा कहाँ रहता है? ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के ही ऊपर की तरफ उत्तरी राज्य है एक उत्तर प्रदेश, जिसका एक डिस्ट्रिक्ट है आगरा। ये कहानी यहीं की है। ये बच्चा आगरा में रहता है। आगरा की और कौन सी चीज़ फेमस है आपको ज़रूर पता होगी। वो है ताजमहल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ताजमहल के अलावा आगरा में और क्या है? आगरा में आगरे का किला यानी कि आगरा फोर्ट भी मौजूद है, जो ताजमहल के ही तरह लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींचता है। ये भी देखने में बहुत खूबसूरत है। जैसे हमारे घर ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए हैं, क्या आपको पता है कि ये वाइट कलर का सफ़ेद ताजमहल और ये लाल कलर का आगरे का किला किससे बना है? ताजमहल बना है वाइट कलर के मार्बल यानी कि संगमरमर के पत्थर से, और आगरे का किला बना है लाल पत्थर यानी कि रेड स्टोन से। ये दोनों पत्थर दिखने में कितने मामूली लगते हैं, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड लोगों ने इन्हीं पत्थर को तराश के यानी कि इस पे छोटे छोटे डिज़ाइंस बना के, इनको कट करके ऐसी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाई हैं, जिन्हें देखने के लिए आज दूर दूर से विदेशों से भी लोग आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वह लड़का यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो वाला लड़का जिसकी फ़ोटो आपके बुक टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर मतलब स्क्वायर, रेड कलर के स्टोन के पास जाकर बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाने का मतलब होता है धीरे धीरे बुदबुद बुदबुद करके कुछ बोलना। स्कूल में जाते ही हम क्लासेस स्टार्ट करने के पहले भी असेंबली में मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, जिससे कि हमारा दिन अच्छा जाए, हमारा काम बढ़िया तरीके से हो जाए। तो ये बच्चा भी जिस काम को लेकर लाल पत्थर के पास बैठा था, उस काम को स्टार्ट करने के पहले उसने जल्दी जल्दी अपने मन में कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। छेनी यानी कि इस तरीके का एक टूल, और हथौड़ा यानी कि हैमर। ये दोनों टूल्स पत्थर को काटने या फिर तराशने में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चा भी छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। जुट जाना मतलब स्टार्ट कर देना। और कौन सा काम? पत्थर को तराशने का काम। जैसे इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एक सिंपल से रेड कलर के स्टोन में कितनी बारीक डिजाइन की गई है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें, घंटियां यानी कि बेल्स, कतारें मतलब लाइंस, लाइन से उसने घंटियां बनानी शुरू की थी और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कड़ियां मतलब इस तरीके का चेन वाला डिजाइन भी होता है, जो आपने कई जगह पे देखा होगा। तो इस बच्चे ने भी घंटियों के डिजाइन्स और कड़ियों के डिजाइन्स उकेरना शुरू किया था। उकेरना यानी कि किसी लकड़ी में या फिर किसी पत्थर में किसी डिजाइन को बनाना। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर, अध बनी मतलब आधी बनी हुई, अधूरी इनकम्प्लीट घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। छेनी की नोक मतलब छेनी का ये जो पोर्शन है जो एकदम शार्प है, इसे कहते हैं छेनी की नोक। और किसी को भी अगर किसी लकड़ी पे या फिर पत्थर पे कोई डिज़ाइन बनाना होता है, तो वो क्या करता है, छेनी की नोक को इस तरह से उस पत्थर पे रखता है और हथौड़े से छेनी के दूसरे तरफ वार करता है। और जैसे जैसे हथौड़े का प्रेशर उस छेनी पर पड़ता है, तो उस जगह पे थोड़ा थोड़ा करके पत्थर टूटता जाता है। और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही लोग पत्थरों पे और लकड़ियों पे इस तरीके की सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते हैं। तो वो लड़का भी लाल रंग के पत्थर के ऊपर घंटियों की डिज़ाइंस बना रहा था। तो ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक यानी कि वेरी केयरफुली
उसने हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अधबनी तो आपको पता चल गया, आधी बनी हुई अधूरी यानी कि इनकम्प्लीट घंटी पर छेनी की नोक उसने टिकाई। मतलब वो जो घंटी का डिज़ाइन बना रहा था उसके एक साइड में उसने छेनी का ये वाला नोक उस पे रखा, उस डिज़ाइन पे रखा और सावधानी पूर्वक धीरे धीरे वेरी केयरफुली उसने हथौड़े से छेनी के दूसरे साइड टक 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 करके मारना शुरू किया और उसी से उसने घंटी का नक्काशी का काम करना शुरू किया। उस काम करने में वो जुट गया। अगले पेज में पढ़ते हैं, हथौड़े के वार से मतलब छेनी की नोक को पत्थर के ऊपर रखने के बाद जब हम हथौड़े से दूसरे तरफ वार करते हैं, उस हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरते, कटाव यानी कि कट मार्क, उभरना मतलब रीसरफेस होना, उभर के आना, ऊपर उठाना। जैसे इस पत्थर में हम देख सकते हैं ये वाली डिज़ाइन बनाई गई है। ये कैसी बनाई गई है? इसके जो सरफेस में आपको ये गैप नज़र आ रहा है, इन्हीं गैप्स पे इस डिज़ाइन को बनाने वाले ने पहले छेनी का नोक रखा होगा, फिर धीरे धीरे करके हथौड़े से वार करते करते वो इस साइड से काटते काटते गया होगा और इसी पोर्शन को पूरा कट करने के बाद उसने अंदर का पूरा पत्थर का हिस्सा काट काट के निकाल दिया होगा। उसी से ये वाला या से साइड से डिज़ाइन बना होगा। तो वही लिखा हुआ है, हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभर रहे थे, मतलब पत्थर पे जो डिज़ाइंस ऊपर आ रहे थे, सरफेस हो रहे थे, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। पत्थर की किरचें मतलब किसी बड़े से टुकड़े का अलग हुआ पोर्शन। अगर किसी पत्थर पे हम एक शार्प ऑब्जेक्ट रख के उसको हैमर से ज़ोर ज़ोर से वार करेंगे तो यहाँ से जो पत्थर कट के निकलेगा, पत्थर का टूटा हुआ पोर्शन, उसी को हम कहेंगे पत्थर के किरचे, यानी कि पत्थर में से निकला हुआ पत्थर का ही छोटा छोटा पार्ट। तो पत्थर का डिज़ाइन बनाते टाइम जो पत्थर के टूटे हुए किरचे, टूटे हुए पार्ट्स छितरा जा रहे थे, यानी कि स्प्रेड हो जा रहे थे, बिखर रहे थे, तो उससे बचने के लिए वह लड़का आंखें सिकोड़ लेता। सिकोड़ लेना यानी कि श्रिंक कर लेना, ताकि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उड़कर आंखों में कहीं चोट ना पहुंचा दे। वही लिखा हुआ है, हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरते जा रहे थे, उससे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के किरचे भी छितरा जा रहे थे, यानी कि स्प्रेड हो जा रहे थे। और वह लड़का आंखें सिकोड़ ले रहा था, यानी कि श्रिंक कर ले रहा था अपनी आंखों को उन टूटे कट पीसेस से बचाने के लिए। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता, मन मन में वो कुछ गाना भी गा रहा था। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संग तराश मतलब उसके संग जो तराशने का काम कर रहे थे। संग का मतलब साथ में जो पत्थर को तराश रहे थे, पत्थर पे डिज़ाइन बना रहे थे, उसके चारों तरफ वो लोग भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। काम में डूबे रहना मतलब कंसंट्रेशन के साथ बहुत ही मन लगा के काम कर रहे थे। उस लड़के का नाम केशव था। केशव 10 साल का था, बिल्कुल आपकी तरह, और अभी अपना काम वो सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। केशव के पापा भी इसी तरीके का डिज़ाइन बनाने का काम, यानी कि इस पत्थर को तराशने का काम करते थे, और पापा ने एक बार केशव को सिखा दिया था और उसी सिखाई हुई चीज़ पर केशव प्रैक्टिस कर रहा था। वह सीधी लकीरें यानी कि स्ट्रेट लाइंस वाले डिज़ाइन और घुमावदार डिज़ाइन मतलब कर्व लाइंस वाली डिज़ाइन उकेर सकता था, बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। जैसे हम भी जब LKG में जाते हैं तो हमारी टीचर सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन सिखाती है, उसके बाद स्लीपिंग लाइन सिखाती है, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन सिखाती है, फिर जाके हमें कर्व लाइन सिखाया जाता है, और तब जाके हम A, B, C और D तक लिख पाते हैं।
उसी तरीके से केशव भी अपने पापा से पहले सीधी लकीरें बनाना सीखा था, उसके बाद घुमावदार डिज़ाइन बनाना सीखा था। लेकिन घंटियाँ बनाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घंटी में और भी ज़्यादा मेहनत थी, ज़्यादा बारीक डिज़ाइन। लेकिन केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ मतलब ऐसे नेट वाले डिज़ाइंस, महीन नफीस मीन्स वेरी फाइन डिज़ाइंस। नफीस मतलब उत्तम, श्रेष्ठ, एकदम फाइन क्वालिटी का डिज़ाइन जो देखने में एकदम बारीक लगे। नफीस वर्ड में फ के नीचे एक छोटा सा डॉट लगा है, इसीलिए वो फ बन गया है, नफीस। महीन नफीस मतलब वेरी फाइन डिज़ाइन। बेल बूटे मतलब फ्लावर्स के, क्रीपर्स के डिज़ाइन, जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसी पतली पतली डिज़ाइंस बनाई गई हैं जो दिखने में प्लांट जैसी लग रही हैं, वो है बेल बूटे वाली डिज़ाइन। उसके बाद कमल के फूल यानी कि लोटस फ्लावर, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े। लहराना मतलब कि सांप जैसे चलता है ऐसे जिगजैग लाइन में, वैसी वाली डिज़ाइन। और इठलाकर चलते हुए घोड़े, इठलाना मतलब मटक मटक कर चलना, एकदम नाजुक अंदाज में, ऐसे नाज नखरा दिखाते हुए घोड़े। ये सब तरीके के डिज़ाइंस वो पत्थर पे उकेर पाएगा, मतलब पत्थर के ऊपर इन सब डिज़ाइंस को वो कार्व कर पाएगा, छेना हथौड़ी से बना पाएगा। केशव को इतना पूरा यकीन था अपने ऊपर, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले, मैनी ईयर्स एगो, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, यानी कि कितने साल पहले, केशव 10 साल का था, और 10 साल के पहले की भी बात थी जब उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। गुजरात कहाँ पर है? यहाँ पर। गुजरात से उसके मम्मी पापा आगरा में आके बस गए थे। बस जाने का मतलब होता है एक नई जगह पे जाके अपना घर बना के वहीं पे रहने लगने। केशव भी वहीं पे जन्मा था, आगरा में। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। जैसे कि एकदम स्टार्टिंग वाले पोर्शन में मैंने बताया, आगरे का किला जो दिखने में इतना खूबसूरत लगता है, उसे बनाने के लिए भी बहुत सारे टैलेंटेड लोगों ने अपना योगदान दिया है। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी गांव मतलब एंसेस्ट्रल विलेज, जहाँ पे केशव के दादाजी ने अपने बचपन गुजारा था। उसके दादाजी के पापा और पापा के पापा भी वहीं पे रहा करते थे, वो होता है पुश्तैनी गांव। तो क्योंकि उसके मम्मी पापा गुजरात से आकर आगरा में सेटल हो गए थे, वहीं पे रहने लगे थे, तो केशव को भी वापस गुजरात में जाने का मौका नहीं मिला था और अपने एंसेस्ट्रल विलेज यानी कि पुश्तैनी गांव में जाने का भी कभी मौका ही नहीं मिला था। आगरे की गलियां यानी कि आगरे के लेन्स, और अब सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी, जो आगरा का ही एक हिस्सा है, एक शहर है। अब केशव भी उसी जगह पर बस गया। अब यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। यानी केशव इतने मग्न होके, इतने मन लगा के अपना काम कर रहा था कि उसके पीछे कोई आया था और उसके आने की आवाज़ भी केशव को पता नहीं चली। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। उसने अचानक केशव को कुछ कहा और वो आवाज़ सुनकर केशव चौंक गया। उस इंसान ने कहा, माशा अल्लाह। ये एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब अरे वाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? उस इंसान ने केशव से पूछा। जैसे ही पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसने एक आदमी को देखा। उसे एक आदमी दिखा। केशव ने कहा, बेशक। बेशक मतलब बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिना शक किए मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करते हुए नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, यानी कि डिज़ाइंस बना रहा हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते?
केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तलखी यानी कि वेरी स्ट्रिक्टली, थोड़ा बिटरनेस के साथ। उस आदमी ने कहा, दिखता तो है कि ऐसा दिख तो रहा है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, क्योंकि उस आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा बिल्कुल आप जैसा इतना महीन घंटी का काम कैसे बना सकता है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, इतनी महीन डिज़ाइंस तो बड़े लोग ही बना सकते हैं, छोटे बच्चे थोड़ी बना सकते हैं। इसीलिए उस आदमी ने बोला, तुम इतने छोटे लगते हो ना, इसीलिए यकीन नहीं हो रहा था। तब केशव बोलता है, मैं 10 साल का हूँ, और 10 साल का हो जाना मतलब बड़े हो जाना होता है, छोटा बच्चा नहीं है, ऐसा केशव ने कहा। उसके बाद उस आदमी ने कहा, 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। क्या आपको पता है 13 साल की उम्र में कौन राजा बना था? वो है राजा अकबर। उन्होंने कहा कि मैंने भी 13 साल की उम्र में यानी कि 13 इयर्स ऑफ एज में एक लड़ाई में, एक बहुत बड़े से युद्ध में फाइट किया था, लड़ाई में हिस्सा लिया था। तभी उसने बोला कि 10 साल का होना मतलब बहुत बड़ा होता है, और 10 साल के बच्चे भी अगर मन लगा के काम करे तो बड़ों की तरह ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। इतनी बातें होते होते केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उस आदमी की उम्र अभी रही होगी 30 के ऊपर। अक्सर हम किसी को जब देखते हैं तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद वो इस एज का होगा। तो केशव को भी उस आदमी को देखते ही एक आइडिया लग गया था कि मे बी वो 30 के आसपास का होगा, 30 इयर्स के आसपास का इंसान होगा। उसका कद यानी कि उसकी हाइट मझौला था, मीडियम हाइट का इंसान था, ना ज़्यादा टॉल था ना ज़्यादा शॉर्ट था, एकदम मीडियम। मीडियम मतलब मझौला। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था, वाइट कलर का अंगरखा ड्रेस इस तरीके का ड्रेस होता है जो एक लंबा ढीला ढाला अचकन की तरह होता है। तो उस इंसान ने भी वाइट कलर का अंगरखा और पजामा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी होना मतलब बहुत रिच मैन, जिसके पास बहुत धन दौलत होता है। केशव ने उस आदमी के गले में भी पड़ी हुई बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठों को देखा और देखते हुए सोचने लगा, क्योंकि वो इंसान कौन था? वो तो राजा अकबर थे, लेकिन उन्होंने अपना परिचय केशव को नहीं दिया था। यानी कि बादशाह अकबर ने केशव को बताया ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। लेकिन केशव को ऐसा लग ही रहा था कि वो बहुत ही रिच मैन है, क्योंकि उसके गले में बड़े बड़े मोतियों की, पर्ल्स की माला थी। क्योंकि पर्ल्स तो बहुत महंगे होते हैं और कोई रिच मैन ही इतने बड़े बड़े मोतियों की माला पहन सकता है। उस इंसान के उंगलियों में भी, फिंगर्स में भी बहुत सारी अंगूठियाँ थी, फिंगर्स रिंग्स थे। इसीलिए केशव को लगा कि ये बहुत अमीर इंसान है, बहुत ही बड़ा आदमी है। और उसे देखते देखते केशव ने सोचा, तीखी नाक यानी कि शार्प, पतली लंबी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती हुई घनी मूछें, उसकी घनी घनी मुस्टैच थी, बड़ी बड़ी आँखें थी, एकदम शार्प नोज़ था, बहुत ही खूबसूरत आदमी था। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व यानी कि उसके पर्सनैलिटी का, वो किस तरीके का इंसान दिखता है, उसका फेस कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, आँखें, नाक और मुंह कैसा है, इस चीज़ का जब हम मुआयना करते हैं यानी कि उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तो उसे कहते हैं मुआयना करना। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, उसके फेस के क्वालिटीज़ के बारे में केशव एकदम अच्छे तरीके से सोच रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए, एक नक्काशी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने केशव ने किसी
के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। वो आदमी यानी कि यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। पहरेदार कौन होता है? सिक्योरिटी गार्ड, जो महल के दरवाजे के सामने पहरा देता है, सिक्योरिटी करता है। वो आदमी दौड़ दौड़ कर आ रहा था और आते ही उसने क्या बोला? हुजूर माफ़ करें। हुजूर यानी कि सर, किसी को एड्रेस करना, किसी को संबोधन करना। जैसे हम अपने टीचर्स को यस मैडम, ऑफ कोर्स मैडम ऐसे बोलते हैं, वैसे ही बादशाह को यहाँ पे कहा गया है हुजूर। पहरेदार ने बोला, हुजूर मुझे माफ़ कीजिए। वो माफ़ी क्यों मांग रहा था? क्योंकि उसने कहा, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। जब भी बादशाह अकबर किसी के सामने आ जाए तो सब लोग क्या करते थे? सब लोग खड़े होके उन्हें प्रणाम करते थे। जैसे आपके क्लास में भी जब टीचर आती है, सभी बच्चे खड़े होके उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, है ना? तो वैसे ही पहरेदार ने बोला कि सर, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो खड़े होके आपको प्रणाम करना चाहिए था जब आप आए, लेकिन मुझे तो आपके आने का पता ही नहीं चला, इसीलिए मैं आपको विश नहीं कर पाया। इसीलिए पहरेदार ने माफ़ी मांगी। हाफते हुए उसने ऐसा कहा। फिर वह मुड़कर, वह मतलब पहरेदार ने मुड़कर भौचक से खड़े हुए यानी कि हैरान होके, एकदम स्टंड से खड़े हुए केशव को घूरते हुए बोला। घूरना यानी कि एकदम स्टेयर करते हुए केशव को बहुत गहरी नज़रों से सीरियसली बोला कि अरे बेवकूफ़, खड़ा हो जा। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? हुजूर आला यानी कि बादशाह अकबर, राजा जी, इनके सामने बैठे रहने की जुर्रत मतलब हिम्मत, बुरी हिम्मत तूने कैसे की? क्योंकि हमारे क्लास में भी अगर प्रिंसिपल सर आ जाए, मैडम आ जाए, तो हम सभी उन्हें सम्मान देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं ना। अगर कोई बच्चा बैठा रह गया मतलब वो डिसरेस्पेक्ट हुई। इसीलिए उन्हें झुक कर सलाम कर, सलाम कर यानी कि उन्हें नमस्कार कर, उन्हें प्रणाम कर। अब केशव का माथा ठनका। माथा ठनका यानी कि उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है। उसे कुछ कुछ तो समझ आ रहा था। बदहवासी में यानी कि बेहोशी जैसी हालत में जैसे छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। उसके हाथ में जो उसने छेनी पकड़ रही थी वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, ऐसा केशव सोचने लगा। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी मतलब खरगोश जैसी कातर नज़रों से, कातर यानी कि डरा डरा सा, खरगोश जैसी डरे डरी आंखों से केशव अकबर को देखने लगा। इन्हीं सब बीच में अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। दखलंदाजी मतलब इंटरप्शन। जो पहरेदार बीच में आके बोलने लगा था, उसने अकबर और केशव के बीच की बातों को काट दिया था, क्योंकि ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। राजा जी, पहरेदार की ये दखलंदाजी अकबर को भली न लगी। भली न लगना मतलब अच्छा नहीं लगना। उन्होंने, राजा अकबर ने खींचकर यानी गुस्सा होकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। फिर पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था। असमंजस यानी कि कन्फ्यूजन में था, दुविधा में था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वापस चुपचाप अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। तो वो कंफ्यूज हो गया था कि उसे अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अपना काम फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन दिल तो उसका भी अभी तक धक धक कर रहा था। धक धक करना यानी कि स्ट्रेस में आ जाना, टेंशन में आ जाना। हाँ, पर अब वो डरा हुआ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा जो रहे थे। तो क्या लगता है आगे राजा अकबर ने केशव से क्या कहा होगा? ये जानने के लिए हम अपने पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लंबा चैप्टर है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 2 के साथ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे।
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.